हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। ये आपका क्विज वन का सॉल्यूशन है। तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला दैट इज की द एंगल मेड बाय द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला काम होता है कि अगर ऐसा कभी अपने पास क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट वी हैव टू डू कि हम इसका वेक्टर फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आपको बोल रहा है कि ये ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है। दैट मींस कि आई कैप इधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप और ये होगा आपका जे कैप। तो ये कुछ ऐसा सा वेक्टर फॉर्म हो रखा होगा। सपोज दिस इज योर ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो इस हिस्से का कोऑर्डिनेट ये जे कैप, मतलब ये भी वन, ये भी वैल्यू वन और ये एंगल थीटा। तो tan थीटा को आप क्या लिखोगे? tan थीटा विल बी रिटन एज 1/1 which is 1, so theta becomes 45 degrees. So this was your first question. Correct answer is B. Now coming on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो चार ऑप्शन है यार अपने पास। पहला ऑप्शन है कि भाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होता है। अगर एक इनिशियल पॉइंट है एक फाइनल पॉइंट है तो इनिशियल टू फाइनल की तरफ डायरेक्टेड होगा। ऐसे ही फोर्स, तो फोर्स में तो यार देखो एक अपने पास मैग्नीट्यूड होता है और एक हमारे पास डायरेक्शन होता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन ये है पुश और पुल। तो पुश और पुल जब एक्सप्लेन करोगे तो आप बताओगे कि भाई ये आपने पुश करा है या पुल करा है, मतलब अवे फ्रॉम योरसेल्फ और टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी? अगेन वेक्टर। एक्सेलरेशन भाई एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर लिखते हो आप। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आया वर्क डन। तो वर्क को लिखते क्या हो आप? वर्क को आप लिखते हो एफ डॉट एस। तो ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क डन कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी? ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्सेस हैं F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मतलब कहने का कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिंगल मास पे। तो अगर मैं एक सिंगल मास M ड्रॉ करूं, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में F1 लग गया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में F2 लग गया। अब मेरे पास ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेटा। अगर मेरे पास ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिसमें एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2 और बीच में दोनों के एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मुझे पता है यार रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मैं जानता हूं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। इसमें a जो है वो मेरे पास F1 है। a is magnitude of first vector, b is magnitude of second vector which is b. नाउ एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो अपने पास r की वैल्यू क्या आएगी? देख, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा कितना? 90 डिग्री। तो ये टर्म जीरो हो गई। तो तेरा जो रिजल्टेंट आया वो आया अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये तेरा रिजल्टेंट आ गया। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये बराबर है ए और बी के, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। देख, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड है। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और जब मैग्नीट्यूड लिखेगा तो इसे लिखेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये होता है तेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। अगर ये इसका मॉड है और तुझे क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि ए मॉड बराबर है बी मॉड के, कुछ देर के लिए इसको वैल्यू ए मान लेते हैं। तो अगर मैं वैल्यूज दोनों की पुट करूंगा इसमें, इस इक्वेशन के अंदर, तो ए माइनस बी का जो मॉड है वो भी बराबर है ए के, और इसकी वैल्यू इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सोच करा क्या तूने, ए और बी की जगह भी तूने ए पुट करा, ए माइनस बी की जगह भी तूने ए ही पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। वैल्यू पुट करी, स्क्वायर करा दोनों साइड, तो ए स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा।
ये कुछ ऐसा बन गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a² इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी हाफ। और अब सोच कि भाई कॉस थीटा हाफ है तो थीटा कितना डिग्री हो गया तेरा? थीटा हो गया तेरा 60 डिग्रीज। ये तेरी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, वो किसी v स्पीड से आता है, इस डायरेक्शन में v स्पीड से मूव करते हुए आ रहा है, स्ट्राइक्स अ वॉल किसी एंगल थीटा पे और रीबाउंड करता है। रीबाउंड मतलब हिट करके वापस मूव करेगा एट द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, मतलब v से आया और v से ही चला गया, और ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। अब तेरा काम क्या होता है, अगर तुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, देख मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम, पहली बात तो तुझे मोमेंटम समझना पड़ेगा कि मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर तुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए, डेल्टा पी वेक्टर चाहिए, तो मास तो चेंज होता नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का, चेंज क्या चीज होगी? चेंज होगा वेलोसिटी। तो तू इसे m इंटू डेल्टा वी वेक्टर लिख सकता है, सिंपल। अब तेरा काम होगा कि तू इसमें दो डायरेक्शन अज्यूम कर, ये मान ले x एक्सिस, ये मान ले y एक्सिस। अब अगर इनिशियली तू देखे तो तेरे पास ये v वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, और ये एंगल है बेटा थीटा, तो ये v हुआ, तो इधर कंपोनेंट आया v cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया v sin थीटा। ये है इनिशियल कंडीशन। और अगर फाइनल कंडीशन की बात करें तो v इधर है और ये वाला एंगल तेरे पास थीटा है अब की बार, तो ये कंपोनेंट आ गया v cos थीटा और ये कंपोनेंट आ गया तेरा v sin थीटा। ऐसा कुछ कंपोनेंट आ गया, इधर v sin थीटा। अब अगर ऐसा आया तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है माइनस का v प्लस का v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप। और अगर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर देखें तो वो है अपने पास v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। और अगर मैं डेल्टा v वेक्टर निकाल लूं तो इन दोनों को इसमें से v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर जब करेंगे तो देख साइन थीटा वाला तो सेम ही है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा कौन सा? कॉस थीटा और माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा, मतलब ये 2v कॉस थीटा आ जाएगा j कैप में। तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? डेल्टा p वेक्टर हो गया 2mv कॉस थीटा। और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्शन भी पूछे तो भी जे कैप बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड पूछा इसलिए अपना ये आंसर हो गया। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अब देख, देखने में लगता है कि लाइट ईयर जो यूनिट टाइम की होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये थ्योरेटिकल चीज है जो अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वर्क डन भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है इनमें से। अगर मैं इसमें देखूं तो कंफ्यूजिंग चीज लगती है कि W क्या है, तो W भाई वॉट है, वॉट इनटू सेकंड। वॉट इनटू सेकंड मतलब वॉट क्या है? वॉट इज जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इनटू सेकंड इज बेसिकली जूल्स, तो मतलब ये तो यूनिट ऑफ एनर्जी है। दूसरा वाला अगर देखें तो केजी मीटर पर सेकंड, ध्यान से देख इसको, ये डायमेंशन से सोच ले या वैसे सोच ले, केजी क्या होता है? मास, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। तो मास इंटू वेलोसिटी तो बेटा मोमेंटम होता है, एनर्जी नहीं होता, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर भी अपन बाकी के चेक कर लेते हैं। न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगेन वर्क डन, जिसकी यूनिट जूल होती है, जो बराबर होता है एनर्जी की यूनिट के, और ये तो डायरेक्ट ही तुझे जूल दे दिया। तो सही जवाब इसमें हो गया तेरा बी ऑप्शन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ पावर। अब मैं बोलता हूं जब अपने को डायमेंशन पूछी जाए ना तो रिट्रेस किया करो, मतलब ऐसे एकदम से नहीं ध्यान आएगा, पर कोई तो फॉर्मूला पावर का पता होगा। जैसे किसी को पता है, मान लो पावर इज बेसिकली भैया वर्क डन अपॉन में टाइम। अब अगर तू वर्क डन अपॉन में टाइम लिखेगा तो वर्क डन क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब मान लो किसी बच्चे को फोर्स का भी नहीं पता, तो फोर्स को लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टाइम। अब मान लो किसी बच्चे को एक्सेलरेशन का भी नहीं पता, तो भाई मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम इनटू में वेलोसिटी अपॉन में टाइम इनटू में डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में फिर से टाइम। अब इसमें वैल्यू पुट कर ले, या किसी को वेलोसिटी का भी नहीं पता मान लो सपोज, है ना, क्योंकि पहली पहली बार अपन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वेलोसिटी का भी ना पता हो, तो उस केस में फिर पावर के लिए क्या कर, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को लिख ले डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और 2 टाइम पहले से तो नीचे टाइम स्क्वायर इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसको क्या कर, मास की वैल्यू पुट कर, मास की डायमेंशन m होती है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो गया तो l स्क्वायर, और नीचे आ गया t की पावर 3, तो डायमेंशन होगी बेटा तेरी ml2 t-3। ये डायमेंशन है, बहुत ही सिंपल। तो इसको कंपेयर कर तो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, बोल रहा है ये किसकी डायमेंशन है, तो मैं तो बोलता हूं ऐसे डायमेंशन आ गई, तो डायमेंशन का तरीका क्या होता है कि देख अब mlt-2 है, पावर की जस्ट अभी अपन डायमेंशन निकाल के आए, तो ये पावर की डायमेंशन तो है नहीं, एनर्जी वर्क की सेम डायमेंशन होती है, तो पावर वाला ऑप्शन गलत हो गया। एनर्जी और वर्क की सेम डायमेंशन है, सेम डायमेंशन, तो पहली बात सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में दोनों आंसर नहीं हो सकते, फिर भी हम डायमेंशन निकाल ही लेते हैं, फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स क्या होता है, मैंने फिर से अभी तुझे बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। रिट्रेस करो, इसको रिट्रेस करो कि एक्सेलरेशन कहां से आया, एक्सेलरेशन होता है जी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी आ गया, फिर और रिट्रेस करो, तो मास इनटू, मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, जैसे मान लो m है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम तो टाइम का स्क्वायर, ऐसे, तो ये आ जाएगा mlt-2, ये आ गई इसकी डायमेंशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस जैसी कोई बात हो कि भाई पता नहीं अपने से तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्स की डायमेंशन इससे मैच कर गई। अब किसी के मन में कि भैया लेकिन ये एनर्जी और वर्क को तो अपन ने चेक ही नहीं करा, चेक कर लो भाई, वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो डायमेंशन फोर्स की आई उसको L से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क की आएगी, तो ये वर्क की डायमेंशन है और यही एनर्जी की डायमेंशन है, क्योंकि सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशन, तो इसका सही जवाब है फोर्स। आखिरी सवाल हमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, प्रेशर p आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया, तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अब ऐसे सवाल का मतलब ये है कि भाई अपने से क्या करा उसने बेसिकली जो हमसे पहले जैसे पूछता था कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, याद करो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में तुमने कुछ पढ़ा था कि ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, वैसे ही सेम तरीका है इसे सॉल्व करने का, मतलब ये एक ऑल्टरनेट वे हो गया टू आस्क द सेम क्वेश्चन। कैसे सेम क्वेश्चन, देखो जैसे मुझसे पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, मैं जानता हूं कि g का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, g के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि भाई मैं F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला मैंने पहली बार कब पढ़ा भाई, मैंने पढ़ा ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अगर मुझसे ये फॉर्मूला दिया गया तो फोर्स की डायमेंशन m l t-2 होते हैं, और ये बराबर हो गया g इंटू इसके डायमेंशन m2, क्योंकि kg यूनिट अपॉन में l2, तो यहां से g के डायमेंशन कैलकुलेट करोगे आप तो आपके पास m-1 l3 t-2 आ जाएंगे, ये डायमेंशन आ गए g के। अब देखो g किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो g अपना डिपेंड कर रहा है m पे, g हमारा डिपेंड कर रहा है l पे, और g हमारा डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे, ये डिपेंड कर रहा है t⁻⁻2 पे, तो मतलब g डिपेंड्स ऑन मास लेंथ एंड टाइम। अब सवाल में क्या बोल दिया कि किस किस क्वांटिटी के को फंडामेंटल लेना है, पहले ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी तो g का ये डायमेंशनल फॉर्मूला था, अब g किस किस चीज पे, c पे, g पे और p पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिपेंडेंसी जो mlt पे थी वो इन पे आ गई, तो मतलब
और ये कैसे डिपेंड कर रहा है तो ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स अज्यूम करेंगे। कैसे कॉन्स्टेंट, देखो मैं बोलूंगा जी जो है, जी जो क्वांटिटी है ये डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भाई सी की पावर ए के। क्यों सी की पावर ए, मुझे नहीं पता ना सी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे आया, बोल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी है मतलब डिपेंडेंसी होगी। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो जी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। और कैसे डिपेंड्स, तो पावर से। पावर क्या ले ली, ए। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज बोला जी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की पावर बी। तीसरा बोल रहा है जी डिपेंड्स ऑन प्रेशर की पावर सी। ये ए बी सी आर सम कांस्टेंट्स। अब अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है कैपिटल जी का, तो मैं इसकी डायमेंशंस को कंपेयर कर दूंगा डायरेक्ट, सी की पावर ए, जी की पावर बी, पी की पावर सी। जी की डायमेंशन ये रही, मैंने अभी कैलकुलेट करी, m -1 L3 T -2, ये डायमेंशंस है कैपिटल जी की। स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन LT -1 की पावर a, जी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन, हर एक्सेलरेशन की सेम यूनिट और सेम डायमेंशन, तो LT -2 की पावर b। सिमिलरली प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया से निकलेगी, ml -1 T -2 की पावर c। अब क्या करो, m की सारी पावर्स को अलग कर लो, l की सारी पावर्स को अलग कर लो, t की सारी पावर्स को अलग कर लो। जैसे आपने लिखा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 ऑन LHS, तो RHS में क्या लिखोगे, m की पावर कितनी है, c है, l की पावर a है, b है, -c है, तो a प्लस b माइनस c, और t की पावर -a -2b -2c है। अब क्या करो, पावर्स को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयर करो पावर्स को, पावर को कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू आ गई -1, a प्लस बी माइनस सी जो है, l की पावर इधर, इस तरफ जो l की पावर है और इस तरफ जो l की पावर है, दोनों तरफ से कंपैरिजन करो, तो ये है इक्वल टू 3। c की वैल्यू पुट करो तो a प्लस बी माइनस ऑफ -1 इक्वल्स टू 3, तो आपके पास a प्लस बी आ गया 2 के बराबर। सिमिलरली माइनस ऑफ a प्लस 2b प्लस 2c, ये बराबर है किसके, -2 के, तो वैल्यू पुट करो अगेन, तो a प्लस 2b -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल +2, तो a प्लस 2b आ गया 4 के बराबर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 0। अब c कितना था, c -1 था, b 2 था और a 0 था, तो रखो जरा इसमें वैल्यूज रखो, तो g की डायमेंशन आ गई आपके पास c की पावर 0, g की पावर 2 और p की पावर -1। कंपैरिजन करो बेटा, तो ऑप्शन बी। तो ये अपना सॉल्यूशन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आप पॉज करके दोबारा एक बार देख लेना अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो इसके अंदर। बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्विज, टिल देन स्टे सेफ एंड अच्छे से पढ़ो, और सारे लाइव क्विजेस हमें देने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।